नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यही चैप्टर स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? पहले चला था नंबर सिस्टम। मैंने पहले आपको बेसिक जानकारियां बताई कि नंबर सिस्टम क्या होता है। और नंबर सिस्टम चैप्टर ऐसा है कि आपके पास कंप्लीट के पास बुक होगी तो उसमें सत्य खालिस्तान ऐसा है कुछ हो, तो वो बोर्ड पे हम नहीं करेंगे। ज्यादातर क्या करेंगे, बुक के अंदर ही करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, बड़े क्वेश्चन है, आसानी से बोर्ड पे सोल्व करेंगे, समझ में भी आएंगे। तो आप लोगों को एक एक टॉपिक बारीकी से देखना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके आप बड़े तरीके से साथ साथ में नोट्स बनाओगे, कॉपी ले लो, पेन ले लो, साथ में स्टार्ट करो। नोट्स बनाओगे और नोट्स बनाने के बाद फिर आप इसको रिवाइज करोगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले। अगर आप लोग बुक ले आए तो एनसीईआरटी की बुक में आपको ये चैप्टर शायद 13 या 14 नंबर चैप्टर मिलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। सबसे पहले देखो, बात करते हैं क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल की। तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है, मैं लिखवा रहा हूं, साथ साथ में आप लिखते रहना। क्षेत्रफल किसी वस्तु के तल द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। किसी वस्तु के तल द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। अब देखो क्षेत्रफल की इकाई की बात करते हैं। क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो क्या होती है? इकाई स्क्वायर होती है। इकाई स्क्वायर कैसे? जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर का में लेते हैं, या मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्षेत्रफल में क्या लगता है? स्क्वायर लगता है इकाई के अंदर। और जब तक आप क्वेश्चन के लास्ट में स्क्वायर नहीं लगाते आते हो, यानी इकाई नहीं लगाते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, तब तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, उसके नंबर काट लिए जाते हैं। उसके बाद आता है आयतन। आयतन होता है किसी वस्तु में दूसरी वस्तु भरने की क्षमता। दूसरी वस्तु भरने की क्षमता आयतन कहलाता है। आयतन कहलाता है। अब देखो इसके अंदर बता देता हूं आपको। क्षमता शब्द आ जाए तो भी हमेशा क्या निकालोगे? आयतन। द्रव्यमान आए तो भी क्या निकालोगे? आयतन। घनत्व शब्द आए तो भी क्या निकालोगे? आयतन। और आयतन आए तो भी आयतन। चार पार्टों में आपसे कुछ हो सकता है, क्षमता, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन। हो गया? यहाँ तक कर ले। अब स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को। ये तो हमने पहले पढ़ा चैप्टर के बारे में कि क्षेत्रफल क्या होता है। कोई वस्तु है, उसके तल द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे आपके पास पेन है, पेन को कॉपी के ऊपर रखोगे तो इसकी जो सतह जितना क्षेत्रफल घेर रही है, इसका तल वो आपका क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है। इस पेन के अंदर कोई दूसरी वस्तु भर रहे हो तो वस्तु भरने की जो क्षमता है वो क्या है? आपका आयतन है। हो गया क्लियर? अब स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत ये होती है टू डी आकृति, जिसे हम बोलते हैं द्विविमीय आकृतियां। इनकी दो विमा होती है, एक तो होती है लंबाई जिसको हम लिख रहे हैं एल से, और एक क्या होती है? चौड़ाई, जिसको हम लिख रहे हैं बी से। एक लंबाई है और एक क्या है? चौड़ाई। देखो आयत की सबसे पहले परिभाषा, चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसके
आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है। क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। हो गया? चलिए सबसे पहले बात करेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, देखो परिमाप क्या होता है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, माप का अर्थ है मापना, चारों ओर की भुजाओं को मापना, यानी चारों भुजाओं का योग क्या होता है? आपका परिमाप होता है। जैसे लंबाई है, ये इसकी लंबाई है, दोनों ये मापेंगे, इनको जोड़ देंगे, फिर दोनों चौड़ाइयों को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका परिमाप। तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, इसके आगे शब्द लगाओगे आप इकाई, और इसके आगे क्या लगाओगे? वर्ग इकाई। क्या लगाओगे? वर्ग इकाई, यानी सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर लगेगा, उसमें सेंटीमीटर मीटर लगेगा। इसके बाद 2 नंबर पे आता है फिर आपके वर्ग। क्या आता है? वर्ग। तो वर्ग में क्या होता है? देखो ये हमारे पास वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो परिभाषा में वही लिखेंगे, एक ऐसी बंद आकृति, एक ऐसी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग कहलाता है। कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, और प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है, वर्ग कहलाता है। तो देखो वर्ग की ये भुजा हमारे पास ए है, तो ये भुजा भी कितनी होगी? ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी क्या होगी? ए होगी। चार भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। तो सबसे पहले देखो वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। यहाँ पे लिखना, चूंकि ए क्या है? भुजा है, साइड है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, या फिर भुजा की सुकेर। इसके आगे पहले बोला था मैंने, क्या लगाओगे? इकाई। इसके आगे वर्ग इकाई। क्या लगाओगे? वर्ग इकाई। हो गया यहाँ तक कंप्लीट आपका। एक आयत हो गया, एक वर्ग हो गया। तो पिछली वाली कक्षा में आपने पढ़ा है 7वीं 8वीं में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हमें इसके बारे में, वर्त के बारे में। वर्त किसे कहते हैं? सबसे पहले बताओ वर्त किसे कहते हैं? सोच के देखो वर्त क्या होता है, कैसा होता है वर्त। देखो किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि कंगन होता है वो वर्त के आकार का होता है, घर में घड़ी है वो वर्ताकार है, हमने कड़ा पहन रखा है वर्ताकार है। अरे ये वर्त नहीं होते हैं, ये सभी आकृतियां कैसी होती है? बेलन के आकार की होती है। सिक्का है, बोलो 5 रुपए का सिक्का है, बोलो वर्त होगा? नहीं हो सकता वर्त होगा। उसके ऊपर स्थित वो वर्ताकार जरूर है, लेकिन वो सिक्का वास्तव में क्या है? बेलन के आकार का है, क्योंकि उसकी मोटाई वो किसमें? एमएम में मिलेगी आपको। ठीक है, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में कुछ ना कुछ मिलेगी, तो क्या हो गया आपका? बेलन हो गया। तो ये बेलनाकार आकृतियां होती है। वर्त वास्तव में होता क्या है? देखो वर्त होता है समतल में बनी ऐसी आकृति, ये समतल में बनी हुई एक आकृति है जो एक बिंदु से हमेशा क्या होती है? समान दूरी पर होती है, वर्त कहलाता है। समतल में बनी हुई है, बस वास्तव में वर्त यही है। आप बोलोगे मैंने तार लिया, तार से वर्त बनाया, अरे तार से वर्त नहीं बन सकता। तार क्या है? बेलनाकार हो जाएगा, क्योंकि उसकी मोटाई एमएम में जरूर मिलेगी, चाहे आप कितना ही पतला तार ले लीजिए। हाँ, ये बोल सकते हो कि तार से आपने काम बनाया, जमीन पर बनाया, वो क्या आपका वर्त बन जाएगा। तो देखो
सबसे पहले हमने आयत पढ़ा, वर्ग पढ़ा, अब वर्त पढ़ रहे हैं। तीनों ही 2D आकृतियां हैं, द्विविमीय आकृतियां हैं, और द्विविमीय आकृतियों का कभी भी आयतन नहीं होता है। तो देखो वर्ग, वर्ग जिसे हम वृत्त बोलते हैं, वृत्त, ठीक है। समतल में स्थित है, समतल में स्थित है बिंदुओं का एक ऐसा बिंदु पथ है, बिंदुओं का एक ऐसा बिंदु पथ है, एक ऐसा बिंदु पथ है जो समतल में स्थित है, बिंदुओं का एक ऐसा बिंदु पथ जो एक बिंदु से हमेशा समान दूरी पर होता है, हमेशा समान दूरी पर होता है, समान दूरी पर होता है, वृत्त कहलाता है, वृत्त कहलाता है। अब देखो हमारे पास ये क्या है, एक वृत्त है। ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, जिसे हम बोलते हैं सी भी बोल सकते हैं, ओ भी लिख देते हैं। सी का मतलब होता है सेंटर, यानी कि केंद्र बिंदु, ठीक है। चलो मैं वो लिख देता हूँ, वो केंद्र है। केंद्र से ये वृत्त की परिधि है। देखो ये जो बिंदुओं का बिंदु पथ, इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, परिधि। जैसे आयत और वर्ग में परिमाप होता है, वैसे इसकी क्या होती है, परिधि होती है। और देखो ये बिंदुओं का बिंदु पथ है, केंद्र को हम किसी एक बिंदु से मिला देते हैं, तो केंद्र को वर्त की परिधि के किसी एक बिंदु को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है, वो आपका क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। और त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, यानी रेडियन से त्रिज्या। हो गया क्लियर। अब देखो अगर वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरने वाला एक ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को आपस में मिलाता है, वो क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है, यानी कि d, और d का अर्थ होता है डायमीटर, यानी व्यास। हो गया क्लियर। सबसे पहले बात कर रहे हैं परिधि। तो देखो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14, और फिर आएगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है आपका पाई r स्क्वायर। अब देखो पाई का आविष्कार किसने किया, पाई का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था, आर्यभट्ट ने। पाई का मान मिलियनों तक निकालने वाला पहला गणितज्ञ, या डायरेक्ट लिख दो महान गणितज्ञ रामानुज था। कौन था, रामानुज। अब देखो रामानुज क्या जो जन्म है वो हुआ था 28 फरवरी, और इसी के दिन क्या बनाया जाता है, 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर के दिन मनाया जाता है गणित दिवस। वो 28 फरवरी आपका विज्ञान दिवस याद रहेगा। एम.एस. रामानुज के जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, गणित दिवस मनाया जाता है। और गणित दिवस किसने स्टार्ट किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ठीक है, वैसी चीजें याद रहे तो रख लेना, वरना यहाँ तक आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। वर्ग की परिधि 2 पाई r होती है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, और वर्ग का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। बस हमारी इतना ही काम का है। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फिर वर्ग के बाद हम बात करेंगे घन और घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। अब देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए अर्धवर्ग, क्या चीज है, अर्धवर्ग, तो देखो अर्धवर्ग में क्या होता है, वर्त का आधा हिस्सा, वृत्त का आधा हिस्सा, ये हमारे पास क्या है, रेडियंस है। इधर ये भी हमारे पास क्या है, इसकी त्रिज्या है।
अब देखो सबसे पहले आपसे पूछे अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि होती है आपकी पाई आर प्लस 2r। देखो वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर, आधी कर रहे हैं तो क्या बचा, पाई आर बचा, यानी ये पार्ट हो गया। और ये भी क्या होगा, दोनों त्रिज्या हैं वो भी किस में शामिल होगी, परिधि में शामिल होगी। तो हम पाई आर प्लस 2r या पाई आर प्लस d भी लिख देते हैं, क्योंकि त्रिज्या है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है, और व्यास त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। इसके बाद फिर पूछिए आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं घनाभ, घनाभ। देखो घनाभ किससे मिलकर बना होता है, घनाभ 6 आयतों से मिलकर के बनता है। कितने आयतों से, 6 आयतों से। ये कमरा है, कमरा किसके आकार का है, घनाभाकार है। इसमें 6 परत कौन कौन से हो गए, 4 दीवारें, छत और फर्श। ये क्या हो गया, घनाभाकार। ये घनाभ की क्या है, लंबाई, ये क्या है इसकी चौड़ाई, और ये क्या है ऊंचाई। तीनों चीजें हो गई घनाभ की, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एल का मतलब होता है लेंथ यानी लंबाई, बी का मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, और एच का मतलब हाइट यानी कि ऊंचाई। सबसे पहले देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है आपका 2LB प्लस BH प्लस HL। या फिर हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख लो 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहते हो तो रख लो लादू चौधरी चोखो ऊंट उधार ले। इस प्रकार से आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो, लादू चौधरी चोखो ऊंट उधार ले। इससे आपका हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसके बाद देखो फिर ज्ञात करते हैं घनाभ का क्या आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है आपका LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हिंदी में लिख देता हूँ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये क्या हो गया आपका घनाभ का आयतन LBH। इसके बाद फिर देखो विकर्ण, विकर्ण को क्षेत्र यानी इस कोने से एक छड़ देकर इस कोने तक रखना, वो होता है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला, घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण होता है आपका √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा घनाभ तक टॉपिक है कंप्लीट। नेक्स्ट पढ़ेंगे घन, बेलन, शंकु और गोला, जो हमें नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक कल आप अच्छे तरीके से नोट्स बना करके याद रखोगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर फॉर्मूले याद हैं तो सबसे आसान टॉपिक है ये क्षेत्रमिति, बहुत ही आसान, सिर्फ किस पे चलेगा, फॉर्मूलों पे चलेगा। तो फॉर्मूले याद करोगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो हम आसानी से अगले वीडियो में क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा।